जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पब्लिक पाठशाला। आज मैं आपको बताऊंगा नवाब ऑफ बंगाल और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब कौन कौन बना और बक्सर का युद्ध के पीछे क्या कारण थे, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में आज हम इतिहास के इस दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी शानदार वीडियो रहेगा और इसके साथ में ही इस चीज़ से जुड़े क्वेश्चन, इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये टॉपिक जो है वो भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे आप एसएससी पुलिस से लेकर और यूपीएससी तक चले जाओ, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। सो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लासी के युद्ध का परिणाम हम सभी जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अब प्लासी के युद्ध के बाद में जो सत्ता थी वो लगभग अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी। उन्होंने जो बंगाल का नवाब बनाया था वो एक कठपुतली नवाब था। कठपुतली नवाब का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों ने उसको अपना कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा नवाब बना जो अंग्रेज़ों के व्यापारिक हितों का संरक्षक बन चुका था। प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का प्रथम नवाब अंग्रेज़ों ने बनाया, या अंग्रेज़ों की मदद से वो बना, क्योंकि समझौता ही उस टाइप का हुआ था कि अगर तुम हमें प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ अगर मदद करते हो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। अंग्रेज़ों ने उसका पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर को, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको उन्होंने बंगाल का अगला नवाब बना दिया। इसका शासन कब तक रहा? 1757 से लेकर और 1760 तक, 1757 से 1760 तक उसका शासन रहा। जैसे ही ये नवाब बना, इसके दरबारी इसके बारे में बात कहते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और क्लाइव का पिट्ठू था। मतलब कहते तोता था, जो कंपनी कहती थी वही ये करता था। क्योंकि आप मान सकते हो कि ये कंपनी का एक गुलाम था, एक ऐसा शासक था जिसकी डोर हमेशा कंपनी के हाथ में थी। ये कंपनी के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करता था और इसने कंपनी को बंगाल को लूटने में काफ़ी हद तक मदद की। अपनी नवाबी बचाने के लिए इसने कंपनी को काफ़ी हद तक बंगाल के अंदर छूट प्रदान की। लेकिन एक राजा कब तक गुलाम भरी जिंदगी जीना पसंद करता है, इसकी भी एक सीमा होती है। मीर जाफर को भी लगा कि नहीं, उतना ज़्यादा अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने जी हुजूरी करूँगा, झुकूँगा, तो कहीं ना कहीं ये नवाब के जो पद है उसको शोभा नहीं देगा। इसीलिए कुछ वक्त के बाद में मीर जाफर ने अंग्रेज़ों की जो मनमानी थी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। क्योंकि सभी चाहते हैं ना कि भाई सारा पावर हमारे हाथ में हो, लेकिन ये पावर अपने हाथ में रख ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। मान लीजिए कि अगर आपको कोई और प्रधानमंत्री बना देगा तो प्रधानमंत्री का पावर किसके पास रहेगा? उसके पास रहेगा। क्योंकि आपको अगर प्रधानमंत्री बने रहना है तो क्या है, सामने वाले का बात मानना पड़ेगा। ठीक वही स्थिति मीर जाफर के साथ में हुआ। ये नवाब तो बने रहना चाहता था, लेकिन कंपनी की वजह से ही नवाब था। इसने क्या किया कि अपने आप को कंपनी के चंगुल से बचाने के लिए इसने किसी और का मदद लिया और इसने मदद लिया डच का। डच हम लोग जानते हैं कि डच किसे कहते हैं? जो नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस टाइम हॉलैंड कहते थे। तो नीदरलैंड की जो निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी को हम लोग डच कहते हैं।
तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार कर रही थी उसका इसने मदद लिया और अंग्रेज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया डच के सहयोग से। ठीक है, किसका मदद लिया इसने? डच का मदद लिया। अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और इसकी भनक लगते ही ये अपने षड्यंत्र में मीर जाफर कामयाब हो पाता उससे जस्ट पहले 1759 में बेदरा के युद्ध में, बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने डच को हरा दिया। अब भाई जिसके मदद से ये अपने आप को अंग्रेजों के चंगुल से बचाना चाह रहा था, अंग्रेजों ने उसको ही हरा दिया। मतलब डच हार गए, एक शक्ति जो है वो समाप्त हो गई। लेकिन डचों ने बेदरा के युद्ध में ही अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को ही नहीं हराया, इसके साथ साथ में अगले ही वर्ष इन्होंने मीर जाफर को भी उसके नवाब के पद से हटा दिया। और मीर जाफर को नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब नियुक्त कर दिया। किसको बनाया? मीर कासिम को, जिसका टर्म क्या है? 1760 से लेकर 1763, 1760 से लेकर 1763 के बीच में 3 साल का शासनकाल रहा बंगाल के नवाब के रूप में मीर कासिम का। और मीर कासिम जैसे ही नवाब बना, सबसे पहले इसने क्या किया कि कंपनी को 20 लाख रुपए प्रदान किए। कंपनी किसी को भी ऐसे ही नवाब थोड़ी ना बना देगी, उसके बदले में कंपनी को रिश्वत चाहिए था, कंपनी को धन चाहिए था। कंपनी भारत में क्यों आई? कंपनी का भारत में आने का जो मूल उद्देश्य था वो था व्यापार करना, भारत से आर्थिक लाभ उठाना, जितना ज़्यादा भारत से आप धन लूट सको, उनका यही मुख्य उद्देश्य था। तो जब इन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया तो इससे 20 लाख रुपए लिए, इसने दिए अंग्रेजों को। और साथ ही साथ मीर कासिम ने नवाब बनते ही, जैसे ही ये नवाब बना, इसने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। अब अंग्रेज पहले 24 परगना के जमींदार बने थे प्लासी के युद्ध के बाद में, लेकिन जब मीर कासिम यहाँ का नवाब बना तो अंग्रेज 3 बड़े क्षेत्र, 3 बड़े व्यापारिक क्षेत्र, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की भी जमींदारी अंग्रेजों के पास में चली गई। अब अंग्रेज पहले से ज़्यादा बंगाल को लूट सकते थे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि मीर कासिम जो था वो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे काबिल नवाब था। मतलब अलीवर्दी खां के बाद कोई एक ऐसा नवाब था जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकता था। इतिहासकार इसके बारे में ऐसा कहते हैं। इसने ऐसा क्या किया जो लोग इसके बारे में ऐसी बातें कहते हैं? तो कारण यह था कि मीर कासिम ने शुरू में तो अंग्रेजों की बातें मानी, 20 लाख रुपए दिए, 3 जमींदारी दे दी, भाई वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी भी उनको दे दी। लेकिन इसने इसके साथ साथ में ही अपनी सेना का यूरोपियन पद्धति से प्रशिक्षण स्टार्ट किया। यूरोपियन तरीके से इसने इसका अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज कभी ना कभी उसके खिलाफ ऐसा कोई षड्यंत्र रचेंगे जिसके कारण उनको इससे युद्ध करना पड़ सकता है। इसीलिए इसने अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया, ठीक है, आधुनिक बनाने का प्रयास किया। दूसरा काम इसने क्या किया? इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के और मुंगेर ले आया।
मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये राजधानी मुर्शिदाबाद पहले राजधानी थी, मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर लाया। अब मुंगेर ही राजधानी ये क्यों लाया? तो मुंगेर इसलिए लाया क्योंकि ये कलकत्ता का जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप था इसके शासन में, इससे ये एक शांत वातावरण में शासन चलाना चाहता था। मुंगेर बिहार में है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, तो वो दूर इसीलिए आया क्योंकि चाहता था कि अंग्रेजों का कम से कम हस्तक्षेप और एक शांत वातावरण रहे। हर दिन एक नई साजिश से, हर दिन एक नया षड्यंत्र से उसको नहीं गुजरना पड़े और वो अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से चला सके। इसके साथ साथ में ही इसने मुंगेर के अंदर एक फैक्ट्री भी स्थापित की जहाँ पे हथियार बनाए जाते थे। अब जब इसने इस तरह की चीज़ें प्रारंभ कर दी, फिर इसने एक और काम किया। इसने वेंसीटॉर्ट से रामनारायण को सौंपने को कहा। अब रामनारायण कौन था और वेंसीटॉर्ट कौन था? तो वेंसीटॉर्ट रॉबर्ट क्लाइव के बाद में बंगाल का अगला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ? फरवरी 1760 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव चला गया, उसको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद में कुछ दिन तक हॉलवेल गवर्नर रहा, लेकिन फिर 60 से लेके और 65 तक बंगाल का जो गवर्नर था वो वेंसीटॉर्ट था। 1760 से लेके और 1765 तक ये गवर्नर था। तो इसने वेंसीटॉर्ट से कहा, राम नारायण को सौंपने को कहा। इस राम नारायण को क्लाइव का संरक्षण हासिल था, मतलब क्लाइव का ये खास था। जब वेंसीटॉर्ट ने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया तो इसने इसकी हत्या कर दी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ज़्यादा परेशानी हुई नहीं थी अंग्रेजों को, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद अंग्रेजों को मीर कासिम से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लग गई। और वो घटना क्या थी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वो घटना थी पटना के ऊपर आक्रमण। दोस्तों, पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री लगी थी 1651 में। ठीक है, 1651 में अंग्रेजों ने बिहार के पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार के अंदर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी। तो 1663 में क्या हुआ, 1763 में क्या हुआ कि इस फैक्ट्री का जो यहाँ का जो पटना के अंदर जो व्यापारिक कोठी थी, उस टाइम कोठी कहते थे, ठीक है, फैक्ट्री को एक गोदाम टाइप का था ये, है ना। गोदाम को ही फैक्ट्री कहा जाता था उस वक्त में, कारखाने नहीं होते थे फैक्ट्री का मतलब। व्यापारिक कोठी थी, उस कोठी का तो अध्यक्ष था एलिस। 1763 में क्या किया कि एलिस ने पटना के ऊपर आक्रमण करके और पटना पे अधिकार कर लिया। एलिस ने क्या किया, पटना पर आक्रमण किया। मतलब उसने पहले तो फैक्ट्री संभाल रहा था, लेकिन अब उसने पूरे पटना पे शासन करना चाहा और पटना पे आक्रमण करके अधिकार कर लिया। मीर कासिम को ये चीज़ पसंद नहीं आया और उसने 1763 के टाइम में ही कुछ समय ही बाद पटना पर पुनः आक्रमण किया। पटना पर आक्रमण करके पटना के ऊपर आक्रमण करके इसने अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। जैसे ही इसने पटना के ऊपर आक्रमण किया, मीर कासिम ने पटना को अपने कब्जे में दोबारा से लिया। अंग्रेजों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई और अब दोनों के बीच में एक और युद्ध का कहते हैं कि ना शिलान्यास हो गया। तो अब तो युद्ध होके रहेगा। इस घटना से अंग्रेज काफ़ी गुस्से हो गए और इतना गुस्सा हुए
कि इन्होंने इसको मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से 1763 के अंदर हटा दिया। कहा भाई तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। क्योंकि अंग्रेजों को तो ऐसा नवाब चाहिए था ना जो उनकी बातों को सुने, तो इसने इनकी बातों को सुना नहीं। जैसे ही नहीं सुना इसने उनको छुट्टी कर दी। अब इसको लगा कि बंगाल का नवाब था, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से इन्होंने मुझे हटा दिया। आप राजा रहोगे, आपको हटा देगा तो क्या करोगे? आप विद्रोह करोगे, है ना। तो इसने भी विद्रोह करने की सोची। और जब अंग्रेजों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, मीर कासिम के ऊपर आक्रमण किया, तो इसने अंग्रेजों को कहा कि खबरदार। अंग्रेजों को पहले इसने मना किया, चेतावनी दी कि आक्रमण मत करो। लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने और अंग्रेजों ने इसको पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को 1763 में बंगाल का नवाब बना दिया, तो मीर कासिम भागते हुए पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भागते हुए ये गया इलाहाबाद, अवध के नवाब के पास गया। इलाहाबाद नहीं, अवध के नवाब के पास गया। और उसके बाद जो घटना घटती है उसको हम मीर जाफर के बाद बक्सर के युद्ध के रूप में देखते हैं। मीर कासिम के बाद में पुनः एक और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और नवाब बनते ही मीर जाफर ने क्या किया कि 2.5% के कर पर अंग्रेजों को पूरे बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है। अब ये भी चाहता था कि मीर कासिम भी चाहता था अंग्रेजों से बदला लेना। तो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ये पहुंच गया अवध के नवाब के पास मदद मांगने। भाई अंग्रेजों ने मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहा है, मुझे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया, अब तो ये मेरे सम्मान की लड़ाई है, तो तुम मेरी मदद करो। उसको उम्मीद थी कि लोग मदद करेंगे। तो मीर कासिम भागते हुए पहुंचा शुजा-उद-दौला के पास। शुजा-उद-दौला, ये शुजा-उद-दौला कौन है? यह है अवध का नवाब। और वहीं पे मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड भी था। शाह आलम द्वितीय, ये दिल्ली में नहीं रहता था। ठीक है। तो शाह आलम सेकेंड और शुजा-उद-दौला की मदद से मीर कासिम ने एक त्रिगुट बनाया, जिसमें शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड और बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के पास इकट्ठी हुई। बक्सर के पास, बक्सर के पास, बक्सर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। बक्सर के पास हुई और 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों और इस संयुक्त सेनाओं के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था, अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और हेक्टर मुनरो की अंग्रेजी सेना और इस संयुक्त सेनाओं के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे हम इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की संख्या लगभग 12,000 के करीब थी और संयुक्त सेना की संख्या लगभग 60,000 के करीब थी। कहते हैं ना कि बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध में फर्क क्या था? तो एक बात यह है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र साजिश करके जीता था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने अपनी सैनिक क्षमता के दम पे जीता था। अब आप सोचेंगे कि भाई इतना अंग्रेज ताकतवर कैसे हो गए? तो मैं बताता हूं आपको कि क्या कारण था जिससे अंग्रेज बक्सर का युद्ध सैनिक क्षमता के आधार पर जीते। इन्होंने ऐसा क्या किया? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है और इस संयुक्त सेना की हार होती है, जिसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज होते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि इस
बक्सर के युद्ध में अंग्रेज अपनी सैनिक क्षमता के दम पे जीते। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, साजिशें नहीं की। तो इसके पीछे के थोड़ा सा जो इतिहास है उसको हमें समझना पड़ेगा। बक्सर और प्लासी के युद्ध के बीच का अंतर आप देखिए। इन 7 साल में अंग्रेजों ने बंगाल को इतना लूटा, इतना ज़्यादा लूटा, और उस लूटे हुए धन से इन्होंने अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत किया, अपने आप को मजबूत किया। और इनको पता था कि अगर भारत के ऊपर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, तो उसके लिए हमें सैनिक दृष्टि से भी मजबूत होना पड़ेगा। और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 1757 से लेकर और 1764 इन 7 सालों के बीच में अपने आप को सैनिक दृष्टि से भी काफ़ी मजबूत किया। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सैनिक क्षमता के आधार पर जीते। उसके पीछे यही कारण है कि बीते 7 साल में इन्होंने बंगाल को लूट के जो धन इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल इन्होंने अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने पे किया। अब जब बक्सर का युद्ध हो गया तो एक क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध के टाइम में बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर के युद्ध के टाइम में बंगाल का नवाब था मीर जाफर, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर कौन था उस टाइम में, मतलब इस बंगाल का गवर्नर था उस टाइम में वेंसी टॉड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। ये तो यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया एक बार कि बक्सर के युद्ध के वक्त में बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। गवर्नर कौन था, वेंसी टॉड था, ठीक है। वेंसी टॉड ये गवर्नर था। अब जब बक्सर का युद्ध हो गया तो इसके बाद में एक और युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ 3 मई 1765 को। और ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था शाह आलम द्वितीय व अंग्रेज के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC अगर लिखें, ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इनके बीच में एक और युद्ध हुआ था। अक्सर आपको बताया जाता है कि सिर्फ बक्सर का युद्ध ही हुआ था, बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था, इसके बाद भी इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। और जब बक्सर का युद्ध और इस युद्ध में फिर से अंग्रेज की जीत हो गई, तब रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कहाँ चला गया था, इंग्लैंड चला गया था, उसको दोबारा से भारत बुलाया जाता है कि अब भारत आओ और अवध के नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब के साथ में एक समझौता करने के लिए, ठीक है। तो बंगाल का नवाब बनके बंगाल का गवर्नर बनके पुनः कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव। ये 1765 से लेके 1767 तक, 1765 से लेके 67 तक बंगाल का गवर्नर रहता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधि के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और इलाहाबाद के संधि के समय में बंगाल का नवाब कौन था, तो नजमुद्दौला था, ठीक है। इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। सो इलाहाबाद की संधि, 2 संधि हुई इलाहाबाद की, एक नहीं थी। तो प्रथम संधि अंग्रेजों ने किया था शाह आलम सेकेंड, नजमुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था। देखते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये हुआ था 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच हुआ था, शाह आलम, नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच में। शर्तें क्या थी इस संधि की,
तो इसकी शर्तें थी, शाह आलम ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, यहाँ पे हम कंपनी भी लिख सकते हैं, कंपनी को दे दिया। पहला तो क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी, और कंपनी ने इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे, इलाहाबाद व कड़ा के जिले शाह आलम को दे दिया। साथ ही साथ ये दूसरा शर्त और ये तीसरा, साथ ही साथ शाह आलम को 26 लाख की पेंशन दे दी गई। सबसे बड़ी बात, ठीक है, अंग्रेजों ने शाह आलम मुगल सम्राट को एक अपना पेंशनर बना दिया। मतलब इन्होंने शाह आलम सेकेंड को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। वहाँ पे कर वसूलने का भी अधिकार उनको मिल गया। सैनिक न्याय के अलावा दीवानी न्याय जो है वो कंपनी के पास चला गया, लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन व फौजदारी मामले नजमुद्दौला के पास रहे। ठीक है, तो प्रशासन चलाना और फौजदारी मामलों पर निर्णय लेना ये बंगाल के नवाब के पास में रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आर्थिक लाभ जो है वो कंपनी ने अपने पास रख लिया। मतलब सब कुछ करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी और पैसे का मालिक ही कोई दूसरा बन चुका है, तो ऑब्वियसली है कि आप कंपनी के निर्देश के अनुसार ही चलोगे। कंपनी के खिलाफ ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते, नहीं तो क्या करेगी कंपनी, आपके आर्थिक हितों को चोट पहुंचाएगी। क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए आपको धन की आवश्यकता है और धन इकट्ठा करने का काम किसका है, कंपनी को मिला हुआ है। ये अधिकार किसके पास है, ये कंपनी के पास है। तो ये 4 शर्तें थी इलाहाबाद के प्रथम संधि की। अब दूसरी संधि के बारे में जानते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ये हुआ था 16 अगस्त 1765 को। किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था शुजा उद्दौला व क्लाइव के बीच में। इसकी शर्तें क्या क्या थी, पहली शर्त ये थी कि नवाब को इलाहाबाद और कड़ा छोड़ के सारा क्षेत्र पुनः दे दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा जिले थे वो तो ऑलरेडी मुगल सम्राट को दिए जा चुके थे। तो इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को छोड़कर वापस जो क्षेत्र था, सभी क्षेत्र वो नवाब को प्रदान कर दिया गया। और इसके साथ में ही नवाब ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी सेना, कंपनी की जो एक टुकड़ी रहेगी वो अवध में रहेगी, जिसका खर्चा किससे लिया जाएगा, नवाब से लिया जाएगा। और तीसरी शर्त थी कर मुक्त व्यापार। संपूर्ण अवध क्षेत्र में कंपनी को बिना कोई कर दिए हुए फ्री व्यापार का अधिकार मिल गया। तो मजे मजे हो गए कंपनी के, कोई टेंशन ही नहीं है। अब कर मुक्त व्यापार कंपनी को मिल गया। चौथा जो था वो नवाब को, अवध के नवाब को
बनारस के राजा से लगान लेने का अधिकार दे दिया गया। लगान वसूलने का अधिकार पुनः दे दिया गया। इस राजा का नाम था बलवंत सिंह। बनारस के राजा ने एक्चुअली युद्ध में कंपनी की मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने क्या किया कि नवाब को बनारस के राजा से लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। और पांचवी जो इसकी शर्त थी, चौथी शर्त के बाद में अगर मैं आपको पांचवी शर्त के बारे में बताऊं तो पांचवी शर्त ये थी कि नवाब ने, जो अवध का नवाब था, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए व चुनार का दुर्ग दिया। मतलब इलाहाबाद की द्वितीय संधि का शर्त कितना था? 5 शर्तें थी। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिया और चुनार का किला भी सौंप दिया। इलाहाबाद के अलावा बाकी क्षेत्र पुनः नवाब को दे दिया गया। अंग्रेजी सेना अवध के अंदर रहेगी, इस बात को नवाब को स्वीकार करना पड़ा। कर मुक्त व्यापार घोषित कर दिया अंग्रेजों के लिए नवाब ने, और नवाब को बनारस के राजा से लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। अगर हम लोग प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में अगर तुलना करें तो प्लासी के युद्ध से क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर स्थापना हो गई। तो वो भारत के अंदर साम्राज्य का स्थापना का जो पहला चरण था वो प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हुआ। और बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी लगभग दिल्ली से लेकर बंगाल तक के क्षेत्रों का दीवानी अधिकार प्राप्त कर चुकी थी। मतलब कंपनी इस बक्सर के युद्ध के द्वारा आर्थिक रूप के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी भारत के शासन व्यवस्था में काफ़ी हस्तक्षेप करने लग गई थी। अब कंपनी अपने तरीके से किसी भी क्षेत्र के शासन व्यवस्था को चला सकती थी और वहाँ के जो शासक थे उनको अपनी कठपुतली बना के इस्तेमाल करने लग गई थी, जिसका परिणाम आगे अन्य रूपों में भी सामने आएगा। और इसके अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा द्वैध शासन के बारे में और साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक जब आप देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें।